हेलो किडोस, हमने थोड़े दिन पहले लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का चैप्टर किया था। जो एनसीईआरटी में था वो हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, राइट। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो मैंने आपको क्या बताया था? इक्वेशन, एक तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होते हैं ये भी बताया था, और एक होती हैं इक्वेशंस, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस और लीनियर इक्वेशंस। इक्वेशंस में याद तीन बातें बताई थी। एक तो इक्वालिटी का साइन होना जरूरी है, राइट। वन वेरिएबल का मतलब है एक ही वेरिएबल होता है, या तो इक्वेशन में एक्स होगा या वाई होगा या जी होगा या ए होगा, बी होगा, पी होगा, क्यू होगा, कोई भी, ओनली वन वेरिएबल, ठीक है, वन वेरिएबल। ओके, मल्टीपल वेरिएबल में दो वेरिएबल वाले कैसे बताया था? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है। और लीनियर का मतलब क्या था कि जो हमारे पास एक इक्वेशन है, जैसे 2x प्लस 1 इज इक्वल टू से 9, ये एक इक्वेशन है हमारे पास। तो इसमें जो वेरिएबल है एक ही है, ये इक्वालिटी का साइन भी है, इसमें वेरिएबल x है और इसकी x की डिग्री क्या है? 1 है। x की डिग्री 1 है, ये x स्क्वायर या x क्यूब नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, ओके, क्योंकि हमें एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, अब हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन ऑफ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 7। क्या है? 2x माइनस 1 इक्वल टू 7। तो आपको पता है इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2x माइनस 1 इक्वल टू 7। मैंने आपको तब भी बताया था, इसमें वेरिएबल वाली टर्म्स एक तरफ रखते हैं, बाकी दूसरी तरफ ले जाते हैं, ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो यहाँ जो -1 है उधर जाके क्या हो जाएगा? +1। तो ये क्या आ गया? 2x इज इक्वल टू 8। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाइड है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4। यानी कि सी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन? नॉट, तो आप देखो इसमें भी इक्वालिटी का साइन है, ठीक है, एक ही वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 है। इसमें भी इक्वालिटी का साइन है, एक ही वेरिएबल है इसकी डिग्री 1 है। इसमें भी इक्वालिटी का साइन है, एक ही वेरिएबल है और इसकी डिग्री 1 है। इस वाले में, डी वाले में इक्वालिटी का साइन नहीं है, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? बी होगा, राइट, क्योंकि इसमें इक्वालिटी का साइन नहीं है। तो अगर आपके पास ये पूछा जाए इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो आपको इस तरह से करना है। अगला क्वेश्चन है, 2y प्लस 9 इक्वल टू 4। 2y प्लस 9 इक्वल टू 4। तो 2y को यहीं छोड़ देते हैं, प्लस का 9 उधर जाके हो गया माइनस का 9, ये हो गया माइनस का 5। तो y इज इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाइड है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। क्या इनमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा है, ए में से, बी में से, सी में से? नहीं, तो हम नन ऑफ दीज कर देंगे, डी, ठीक है। बहुत सिंपल है, लेकिन प्रैक्टिस करना है। अभी मैं इसके बाद आपको पहले सिंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी, फिर इसके बाद आपको मैं थोड़े से स्टेटमेंट आंसर प्रैक्टिस करवाऊंगी, ठीक है। और साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तभी आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, तभी आपको मजा भी आएगा मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स सच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सॉल्व 15/4 माइनस 7x इक्वल टू 9। ठीक है, चाहे तो 7x को उधर ले जाते हैं, ठीक है, या इधर ही रहने देते हैं, -7x रहने देते हैं इधर, 9, ये प्लस का 15/4 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 15/4। अब हम राइट हैंड, इसको लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज रखते हैं, इधर एलसीएम ले लेते हैं। 4 9 36 -15 कैसे आया? 4 को हमने 1 से डिवाइड किया, 4 इंटू 9 36, 4 को 4 से डिवाइड किया, 1 इंटू 15 15, -7x इज इक्वल टू कितना आ गया? ये 21/4, प्लस का ही आएगा, राइट, क्योंकि 36 बड़ा है। अब ये जो 4 है इधर मल्टीप्लाइड है, उधर जा, या तो इसको इधर ही रहने देते हैं, चलो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माइनस का x इधर छोड़ देते हैं, और ये 7 जो मल्टीप्लाइड है उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये 7 भी नीचे आ गया, माइनस का x इज इक्वल टू 7 3 21 कट गया, तो ये क्या बचा? 3/4। x की वैल्यू कितनी आ गई? -3/4, माइनस एक्स इज 3/4, तो x इज इक्वल टू -3/4, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। एक दो क्वेश्चंस और भी करते हैं इस तरह के, सॉल्व करना है
x/3 प्लस 5/2 इज इक्वल टू -3/2। x/3 को इधर रहने देते हैं, कॉन्स्टेंट्स वाली टर्म को एक तरफ कर लेते हैं। एलसीएम आ गया 2 -3 -5, ये क्या आ जाएगा -8/2। ये तो आप इसको काट भी सकते हो, माइनस का 4, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू -4, ये डिवाइड का था ना, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -12। अच्छा, मैंने आपको याद होगा, आपको वेरिफिकेशन करना भी सिखाया था, याद है? तो अगर इसी की सपोज करो वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं, रिवीजन भी हो जाएगी हमारी। LHS RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ओरिजिनल इक्वेशन की LHS उठाएंगे। ओरिजिनल इक्वेशन क्या था, x/3 प्लस 5/2। तो x की वैल्यू आई -12/3 प्लस 5/2, ये कितना आ जाएगा 4, -4 प्लस 5/2, एलसीएम -8 प्लस 5 -3/2। और राइट हैंड साइड क्या है, -3/2। राइट हैंड साइड को एज इट इज उतारेंगे तो दोनों इक्वल आ गई, इसलिए यानी कि हमारा आंसर जो हमने x इक्वल टू -12 निकाला है वो बिल्कुल सही निकाला है। ओके, बहुत सिंपल सिंपल 1 मार्कर्स में भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, कि सॉल्व करिए से 7 इज इक्वल टू z+2, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चाहे z को उधर छोड़ सकते हैं चाहे इधर लेके आ सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। 5 इज इक्वल टू z, अगर आपको वैसे करना है तो इधर आके -z हो जाएगा, 2 -7 हो जाएगा, -z इज इक्वल टू -5 हो जाएगा, z इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है, एक ही बात है। मतलब एक तरफ कॉन्स्टेंट्स को रखना है और एक तरफ वेरिएबल्स को रखना है। ओके, अगला एक और सिंपल सा सम कर लेते हैं। x/6 इज इक्वल टू से 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 इंटू 6 यानी कि 60, राइट। बहुत सारे ऐसे सम आपके पास सिंपल वाले जो आएंगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्व 2x/5 इज इक्वल टू 18, तो 2x इज इक्वल टू 18 इंटू 5, चाहे तो आप यहीं पे मल्टीप्लाई कर दो, 18 5 90, नहीं तो आप क्या करो, इस 2 को जो ये मल्टीप्लाइड है इधर आके पहले डिवाइड कर दो, तो अभी 2 9 18 हो जाएगा, 9 5 45 हो जाएगा, नहीं तो आप 90 करते फिर उसको 2 से डिवाइड करते तब भी 45 आता, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन हमें खुद करना है ताकि हमारे पास इजिली इक्वेशंस को हम सॉल्व कर पाए। ओके, एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं। सॉल्व से 3x प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 1 इक्वल टू 1/3। तो ऐसे में क्या बताया था, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर इससे 1 से हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3x प्लस 5, यही बताया था एनसीईआरटी की सम्स में। और ये हो जाएगा 1 इंटू 2x प्लस 1, 1 से तो कोई भी चीज मल्टीप्लाई रहेगी तो सेम ही आ जाएगी, और ये हो जाएगा 9x प्लस 15, 3 से 9x प्लस 3 5 15। अब हम x वाली वेरिएबल वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, उधर 1 है ही और 15 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 9x माइनस 2x इज 7x, दैट इज -14, तो x इज इक्वल टू -14/7 विच इज इक्वल टू -2। इसको आप पुटअप करके भी देखेंगे तो आप इजिली कर सकते हैं। मतलब अगर इसको वेरीफाई भी करना है तो LHS में अलग डालिएगा, RHS में अलग डालिएगा, तो उसका जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा। अब हम कुछ स्टेटमेंट सम्स करते हैं। ओके, जैसे क्वेश्चन है कि द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। साहिल की मदर की प्रेजेंट एज साहिल की प्रेजेंट एज से 3 टाइम्स है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, लेट साहिल्स प्रेजेंट एज, मान लेते हैं कि साहिल की प्रेजेंट एज है x ईयर्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रेजेंट एज साहिल की मदर की कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर, उन्होंने क्या बोला है 3 टाइम्स है, किससे 3 टाइम्स है, साहिल की प्रेजेंट एज से। साहिल की प्रेजेंट एज हमने x मानी तो उसकी मदर की कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स है तो 3x हो जाएगी। अब कहते हैं आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years देयर एजेस विल ऐड टू 66 years। तो पहले मुझे बात बताओ कि आफ्टर 5 years
साहिल की एज कितनी होगी? अगर अभी x है तो 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 5। एंड आफ्टर 5 years साहिल की मदर की एज कितनी हो जाएगी? अभी इतनी है तो वो कितनी हो जाएगी? 3x प्लस 5। अब वो कह रहे हैं अब ये जो 5 साल के बाद वाली एजेस है आफ्टर 5 years उनके एजेस का सम जो है 66 ईयर है, यानी कि इन दोनों एजेस का सम 66 ईयर्स है, राइट? x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 66। 3x प्लस x 4x प्लस 10 इक्वल टू 66। 4x इज इक्वल टू 66 माइनस 10, तो 4x इज इक्वल टू 56। तो x इज इक्वल टू 56 अपॉन 4 कितनी आ गई? 14 आ गई। अब इसको चेक भी कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा, अब उन्होंने बोला कि उन्होंने तो भी बोला प्रेजेंट एज साहिल की निकालो, तो हमारे पास 14 आ गई। लेकिन अगर अब इसको चेक भी करना है आपने, ठीक है, तो साहिल की प्रेजेंट एज आ गई 14, तो उसकी मदर की कितनी आ गई? साहिल की मदर की कितनी आ गई? मैं सिर्फ चेकिंग के लिए बता रही हूँ। 14 3 जा 42 ईयर्स, ठीक है। अब साहिल 5 साल के बाद कितना हो जाएगा? 14 प्लस 5 19, और उसकी मदर कितनी हो जाएगी? 47। और दोनों का सम करोगे तो देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा? 66 आ रहा है ना, ठीक है। तो हमारे चेक भी हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं, लेकिन आप इनको करोगे तो आपको सही लगेगा, ठीक है। चलिए और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक ये वाला क्वेश्चन करते हैं। Vansi has 3 times as many 2 rupee coins as he has 5 rupee coins. Bansi has 3 times as many 2 rupee coins as he has 5 rupee coins. तो हम क्या मान लेते हैं कि let us suppose, ठीक है, कि let the number of 5 rupee coins, पूरा लिख लेना, ठीक है, 5 rupee coins be x। तो उन्होंने क्या बोला? जितने 5 रुपए के कॉइन्स है उससे कितने टाइम्स 2 रुपए के कॉइन्स है? 3 टाइम्स। तो नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स कितने हो गए? 3x, क्योंकि 3 टाइम्स बोला, 2 टाइम्स बोला तो 2x हो जाते। कहते हैं इफ ही हैज इन ऑल अ सम ऑफ रुपीज 77, लेकिन टोटल मिला के उसके पास कितने रुपए है? 77, ठीक है। तो इस अगर x नंबर ऑफ कॉइन्स है वो 5 रुपए के हैं, तो वैल्यू कितनी होगी इन कॉइन्स की? ठीक है, यहाँ पे एक और स्टेप भी लिख सकते हो आप। तो वैल्यू जो हो गई 5 रुपी कॉइन्स की कितनी हो गई? 5x। मान लो आपके पास 5 रुपी के 3 कॉइन्स हैं, 5 रुपीज के 3 कॉइन्स हैं, तो यानी कि आपके पास टोटल कितने? 5 इंटू 3 15 रुपीज है ना। अगर आपके पास 5 रुपीज के मान लो 6 कॉइन्स हैं, ठीक है, तो आपके पास टोटल रुपीज कितने? 5 रुपीज वाले 30 है, ठीक है ना। तो इसी तरह से अगर आपके पास x कॉइन्स हैं 5 रुपी वाले, तो और वो 5 रुपी के कॉइन है, कितने हैं? x है, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी पैसों की? मनी की वैल्यू कितनी होगी? 5x। जैसे यहाँ पे बताया अगर 5 रुपीज के आपके पास 3 कॉइन है तो टोटल 5 इंटू 3 15 हो गया। 6 कॉइन अगर 5 रुपीज के तो 5 इंटू 6 30 हो गया। तो अगर x कॉइन है 5 रुपीज के तो वो कितना हो गया? 5x। ऐसे ही वैल्यू ऑफ 2 रुपी कॉइन्स कितनी होगी? 2 रुपी कॉइन्स की वैल्यू कितनी हो गई? 3x तो कॉइन्स है और उनकी हर एक की वैल्यू 2 है, तो कितने हो गए? ये 6x हो गए, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल मनी कितनी है? 77, यानी कि 5x, उसके बाद 5 रुपी के जो कॉइन है, 5 रुपी के जो कॉइन है प्लस उसके पास जो 2 रुपीज के कॉइन है, वो मिला के कितने हैं? 77 रुपीज के, राइट। तो 5x प्लस 11x 6x इज 11x। x इज इक्वल टू 77 अपॉन 11 विच इज 7। अब उन्होंने पूछा क्या है कि दोनों डिनोमिनेशन के कॉइन्स कितने हैं। अब कॉइन्स के नंबर पूछे हैं, कॉइन्स की वैल्यू नहीं। तो हमारे पास 5 रुपए के कॉइन्स कितने थे? x थे, तो यानी कि 5 रुपए के नंबर ऑफ, पूरा लिखना, नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स कितने हो गए? 7, राइट। एंड नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स से हमारे पास कितने? 3x। नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स इज इक्वल टू 7 इंटू 3 21। तो यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स 5 रुपी वाले 7 है
और 2 रुपीज वाले 21 है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ठीक है, दोबारा से देखो, हमें उन्होंने बोला कि 5 रुपए के जितने कॉइन है उसके पास, बंसी के पास, उससे 3 गुना कॉइन, 3 टाइम्स उसके पास 2 रुपए वाले कॉइन है। ठीक है, और उसके पास लेकिन टोटल ₹77 है। तो पहले तो हमने मान लिया कि 5 रुपए के कॉइन्स एक्स हैं। 5 रुपए के कॉइन्स अगर एक्स हैं तो उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो तो कॉइन है कि नंबर ऑफ कॉइन है। जैसे आपके पास एक पिगी बैंक हो, उसमें बहुत सारे कॉइन्स हो। एक तो होता है कि नंबर ऑफ कॉइन्स गिन लिया आपने, चाहे वो 5 के हो, चाहे 1 के हो, चाहे 2 के हो। एक है कि आपने एक एक डिनोमिनेशन के कॉइन्स गिन के फिर उनकी वैल्यू भी काउंट की कि मेरे पास 5-5 रुपए के 10 कॉइन है, तो वैल्यू कितनी होगी? 50 हो गई, 5 × 10। तो ऐसे अगर 5 रुपए के एक्स कॉइन है तो उनकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 5x हो जाती है। ऐसे उन्होंने 2 रुपए के कॉइन्स बोला, तो जितने 5 रुपए के उससे 3 गुना है। तो अगर 5 रुपए के कॉइन्स एक्स नंबर के हैं तो 2 रुपए के कॉइन हो गए 3x नंबर के। देखिए उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? हर एक कॉइन की वैल्यू 2 रुपीज है और नंबर ऑफ कॉइन्स है 3x, तो 2 × 3x 6x। अब हमने वैल्यू निकाली। ये वैल्यू निकालना जरूरी था क्योंकि 77 तो रुपीज है, तो हमें इसीलिए उधर भी रुपीज ही होने चाहिए, दोनों तरफ रुपीज होंगे इक्वेशन के। तो 5x + 6x = 77। हमने फिर x की वैल्यू 7 आ गई, यानी कि x अगर ये 7 है तो नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन 3x है, तो वो 21 आ गए। ओके, अगला क्वेश्चन में कहते हैं द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 363। तो मान लेते हैं कि कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? 4, 5, 6। ठीक है, ये कंसेक्यूटिव नंबर है, लेकिन कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 है तो वो क्या होंगे? 11, 22, 33 एंड सो ऑन। लेकिन अब ये कौन से मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं हमें नहीं पता। ठीक है, तो हम उनको बोला कि कोई 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स है जिनका सम 363 है। तो हम मान लेते हैं कि जो पहला मल्टीपल है, लेट द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 11 बी x। ठीक है, तो सेकंड मल्टीपल कितना आ जाएगा? x + 11 आ जाएगा। और उसके बाद थर्ड मल्टीपल, कंसेक्यूटिव है ना, कंसेक्यूटिव थर्ड, कंसेक्यूटिव सेकंड, कंसेक्यूटिव थर्ड, ये कितना आ जाएगा? x + 11 + 11। राइट, ये तो ऑलरेडी है ना, फिर उसमें और 11 प्लस करना पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन तीनों का सम, पहले नंबर का, फिर दूसरे नंबर का, ये पहला है ये दूसरा है, इसको हम x + 22 भी कर सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। 11 11 22 हो जाएगा। x + 22 वो कितना है? 363। अब वेरिएबल्स को एक तरफ रखेंगे, x + x कितना हो गया? 3x। 11 + 22 कितना हो गया? 33। राइट, उधर 363 ऑलरेडी है, तो 3x = 363। इधर प्लस का 33 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 33। 363 में से 33 माइनस होंगे तो 330, और इधर है 3x। ये 3 मल्टीप्लाइड है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो कितना आ जाएगा? 110। ये क्या इसकी वैल्यू आई? x की। तो अब मैं इधर ही बता रही हूँ आपको, आप नीचे लिख देना। देयरफॉर फर्स्ट मल्टीपल ऑफ जो 11 है वो कितना है? 110। अगला कितना हो जाएगा? 110 + 11, तो वो कितना हो जाएगा? 121। और तीसरा वाला कितना है? x, यानी कि 110 + 22 यानी कि 132। तो ये और ये, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है आप देख सकते हो? दिस इज द ऑप्शन। ठीक है, पहला मल्टीपल हमने 11 का किसको मान लिया? x को मान लिया, कंसेक्यूटिव है। ठीक है, तो दूसरा वाला उसमें 11 प्लस कर देंगे और उससे वाले में उसका भी 11 प्लस कर देंगे। तो एक नंबर आया x, एक आया x + 11 और एक आया x + 22। तीनों का सम मिला के 363। बेसिकली जैसे ही हमारी इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती है। स्टेटमेंट सम्स में आपको इक्वेशन बनाना इंपॉर्टेंट है कि इक्वेशन आप ठीक बना दो। जैसे इक्वेशन बन जाएगी फिर तो सॉल्व करना है बस। यहाँ पे गड़बड़ नहीं करनी कि इक्वेशन कैसे बनेगी। जैसे कॉइन्स वाले में वैल्यू निकालना जरूरी था, अगर वैल्यू नहीं निकालते तो दिक्कत आती, तो इसलिए वैल्यू निकालना जरूरी था। ठीक है, और भी ऐसे करके बहुत सारे सम्स हैं जिनको हम करेंगे। ठीक है, आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर कल और थोड़े से स्टेटमेंट सम्स करेंगे। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉरवर्ड इट। ठीक है, सो कीप स्टडिंग, टेक केयर।